नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के 6th चैप्टर पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसमें हम पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारे जितने भी संसाधन हैं उनसे संबंधित जो वैश्विक धरातल पर समस्याएं आज के टाइम में उत्पन्न होने लगी है और उसमें विश्व स्तर पर किस तरह से स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि विश्व राजनीति में ऐसी समस्याएं ना उत्पन्न हो, इसके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। तो देखा जाए तो वैश्विक धरातल पर पर्यावरण की चर्चा किस टाइम पे शुरू हुई? 1960 के बाद इस दशक पे इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता आखिर क्यों? ऐसे क्या हुआ कि वैश्विक स्तर पर इतने बड़े लेवल पर पर्यावरण संबंधी जो चिंता है वो क्रिएट हुई? तो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की समस्या का समाधान निकालने का विषय आज के समय में बहुत ज़्यादा गंभीर है और इसका कारण क्या रहा है कि जनसंख्या के बढ़ने के कारण जो है साधन जो है हमारे नेचर में संसाधन जो है हमें अवेलेबल होते हैं जो उनकी कमी हो गई है। भूमि और निर्वनीकरण की वजह से क्या हो गया है कि पर्यावरण की समस्या डे टू डे लाइफ में हमें आज के टाइम में देखनी ही पड़ रही है और ये बढ़ती ही जा रही है। नॉर्मली निवर्णीकरण क्या होता है कि वनों का काटना, वनों की कमी हो गई है। इसमें अगला पॉइंट है कि जो कृषि योग्य भूमि है उसमें कमी आ गई है और जो भूमि की उपजाऊ क्षमता होती थी वो उपजाऊ क्षमता अब कम हो गई है, अब उपजाऊ नहीं रही है। मत्स्य भंडार भी अब जो है कम हो गया है और जो है हमारे जलाशय है उनमें पानी की कमी आ जाना, ये सारी बहुत इम्पोर्टेंट समस्याएं हैं जो अभी हमें बहुत छोटी लग रही है लेकिन आने वाले समय में ये विकराल रूप अपना ले सकती है, जो कि पूरे विश्व लेवल पर होने वाला है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर इन समस्याओं ने अपना कब्जा किया हुआ है। अब यूएन की जो मानव विकास रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है कि जितने भी हमारे विकासशील देश हैं उनकी इतनी जो करोड़ जनता है यानी कि 66.3 करोड़ जो जनता है वो आज के समय में भी स्वच्छ जल की उनको उपलब्धि नहीं हो पाती है और करीब करीब 2 अरब 40 करोड़ जनता को बेहतर और साफ सफाई जो है उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये किसकी कमी के कारण हो रहा है? ऑब्वियसली हमारे पर्यावरण और जो प्राकृतिक संसाधन है उनमें कमी आई है। इन्हीं रीजन से ये चीज़ें हो रही हैं कि लोगों को इतने बड़े लेवल पर प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। आगे हमारा पॉइंट है कि वनों की कटाई हो रही है बहुत मास लेवल पर। इसके चलते क्या क्या समस्याएं हो रही है? अब क्योंकि वन होते हैं तो क्या क्या संतुलन बना रहता है? जलवायु का संतुलन बना रहता है, ये इसमें हेल्प करता है जलवायु संतुलन बनाए रखने में। और वन जिनसे जल चक्र भी संतुलित बना रहता है और जैव विविधता जो है उसके भंडारण में भी ये सहायक होते हैं। कौन? हमारे वन। लेकिन अब तो इनकी कटाई हो रही है तो इस सभी चीज़ों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो और ज़्यादा क्रिएट होती जा रही हैं। नेक्स्ट है हमारी जो ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, उसकी मात्रा धीरे धीरे घटती जा रही है। उसमें ये भी खोज हुई है कि उसमें छेद पाया गया है जो कि मनुष्य जीवन के लिए ऑब्वियसली एक हानिकारक खोज है। और जो हमारे समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आपने देखा होगा जितने भी समुद्री एरियाज होते हैं उसके जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे लोग आजकल बस गए हैं। अगर समुद्र का हम मध्यवर्ती हिस्सा छोड़ दें तो उसमें हम इसको शामिल नहीं करें तो इस क्षेत्रों में जो है प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि मानव की बसावट बढ़ गई है बहुत ज़्यादा और ये समस्या जो है और भी ज़्यादा बढ़ने ही लगी है। इन सभी कारणों से जो है वैश्विक स्तर पर पर्यावरण का खतरा मंडराने लगा है और विभिन्न देशों की जो सरकार है वो अपने आगे के स्टेप्स उठाने के लिए अब एकजुट होने लगी है। तो वैश्विक स्तर पर भी इन सब चीज़ों को बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पृथ्वी सम्मेलन। इसमें एग्जाम में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसी टॉपिक पर। तो 1962 के बाद से क्या हुआ कि वैश्विक राजनीति में जो है पर्यावरण की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसा कि हमने अब आगे पढ़ा 1960 के दशक में
पर्यावरणीय समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ी और राजनीतिक लेवल पर इनकी बहुत बड़े लेवल पर चर्चा होनी शुरू हो गई। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए जो सरकारें थी विश्व स्तर की, उन्होंने किसका सहारा लिया? सम्मेलनों का। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1992 में सम्मेलन की ही कड़ी में पहला सम्मेलन जो हुआ, पृथ्वी सम्मेलन, इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना गया। ये कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में भी कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। ये आपके एग्जाम्स में भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। और इसको किसने ऑर्गेनाइज कराया? तो ये यूएन का एक पर्यावरण और विकास से संबंधित सम्मेलन था, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है? पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कितने देशों ने जो है हिस्सेदारी दिखाई अपनी? 173 देशों ने इसमें हिस्सा लिया और कई सारे संगठनों ने और बहुत सारी बहुराष्ट्रीय जो निगम हैं, जो कंपनीज होती हैं इंटरनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनीज, उन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। इससे जो है पर्यावरण को मजबूत आधार मिला और वहीं पर्यावरण को लेकर जितने भी हमारे विकसित देश हैं और जितने भी हमारे विकासशील देश हैं, इन देशों की पर्यावरण को लेकर क्या सोचती है, इस बारे में भी हमें यहाँ पता चला। विश्व में जो जितने भी विकसित देश हैं वो ओजोन परत और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित थे। ठीक है, यहाँ ये पता चला कि विकसित देशों की मेन चिंता क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह से कम किया जाए और ओजोन लेयर जो बहुत कम होती जा रही है उसको किस तरह से वापस ठीक किया जाए। लेकिन विकासशील देशों की क्या चिंता थी कि उनका आर्थिक विकास कैसे हो और पर्यावरण का जो प्रबंधन है वो किस तरह से मेंटेन हो। आगे इसमें पॉइंट्स हैं कि इस सम्मेलन में और क्या क्या हुआ। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं नेचर में, यानी कि इनसे सबसे संबंधित जो नियम थे वो बनाए गए। एजेंडा 21 के रूप में विकास के जो नए तौर तरीके थे वो सुझाए गए कि किस तरह से विकास और नए आयामों के साथ किया जा सकता है। इसी को एजेंडा 21 कहा गया। समस्या केवल यही रही कि टिकाऊ विकास पर कैसे अमल किया जाए, जिसमें हम टिकाऊ विकास क्या है, जिसके अंतर्गत हम अपनी आर्थिक प्रॉब्लम्स को भी, जो हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसको भी कवर कर सकें, वो भी हमारी सॉल्व हो जाए और जो हमारी पर्यावरण की चिंताएं हैं वो भी सुलझ सके। और इसी टिकाऊ विकास को क्या कहा गया? सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सांझी संपदा और इसकी सुरक्षा। सांझी संपदा पहले यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन संपदाओं पर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार नहीं है, सबसे पहले तो सांझी संपदा वही है जिस पर किसी एक का अधिकार ना होकर संपूर्ण मानव जाति का अधिकार है, बल्कि वो क्या है कि सभी के उपयोग के लिए ये होती है। इन संपदाओं को क्या कहा जाता है? सांझी संपदा। जैसे इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, भारी अंतरिक्ष, वायुमंडल, अंटार्कटिका और समुद्री सतह। इस पर किसी एक पर्सन का अधिकार कैसे भी नहीं हो सकता, पूरे मानव जाति का इस पे अधिकार है। विश्व में कुछ हिस्से किसी विशेष देश के हाथ में नहीं होते, इसलिए इनका प्रबंधन जो है किसके हाथ में चला जाता है? यूएनओ, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के हाथ में चला जाता है। और ऐसे ही और इसी चीज को क्या कहा जाएगा? विश्व की साझी विरासत या साझी संपदा। इन साझी संपदाओं को बचाने के लिए, इन संपदाओं के लिए कुछ संधियां हुई वैश्विक स्तर पर। तो 1959 में एक संधि हुई, अंटार्कटिका संधि इम्पॉर्टेंट है। 1987 की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना जरूरी है। 1991 में भी एक संधि हुई, अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार संधि। तो ये सारी संधियां एक बार थोरोली पढ़ना जरूरी है। 1980 में ओजोन लेयर में छेद है, इस बारे में पुष्टि की गई और जिसका मुख्य रूप से रीज़न ये बताया गया कि अंतरिक्ष का जो प्रबंधन है उस पर विकसित देशों का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहा है। जैसे पृथ्वी के वायुमंडल पर और समुद्री सतह की तरह ही यहाँ पर भी ज़रूरी प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से ये छेद हुआ? तो प्रौद्योगिकी का विकास यहाँ पर होता रहा। इस वजह से बाहरी अंतरिक्ष में ये जो दोहन विकसित देश कर रहे हैं, क्या इसका लाभ किसी को भी मिलना है? नहीं, इसका बराबर लाभ ना तो इस पीढ़ी को ही मिलेगा और ना ही हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलने वाला है। यहाँ पर आगे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सांझी किंतु भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां, अलग अलग जिम्मेदारियां एक साथ होते हुए भी सभी जो देश हैं उनकी जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। क्यों? जानते हैं।
उत्तर और जो दक्षिण के देश हैं उसमें पर्यावरण की जिम्मेदारियों पर विचार का जो अंतर है वो डिफरेंस बहुत क्लियर है। कैसे? क्योंकि जो विकसित राष्ट्र है ना हमारे विश्व के, जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो पर्यावरण की वर्तमान स्थिति से चाहते हैं कि सुधार हो। आज के टाइम पे जो अमेरिका या जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका ये मानना है कि इस टाइम पे विश्व की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू पर्यावरण, उसका सुधार अगर करना है तो जहाँ पर अभी हम हैं वहीं से शुरू किया जाना चाहिए। लेकिन अब उनका ये कहना भी है कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका इसमें इक्वल भागीदारी होनी चाहिए, वो भी उतना ही साथ दें। लेकिन जो विकासशील देश हैं, जो भी छोटी कंट्रीज़ हैं, उनका क्या मानना है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने पर्यावरण का दोहन पहले ही ऑलरेडी कर लिया है अपने डेवलपमेंट में। जिसके कारण अब उनका क्या मानना है कि इन देशों को इसके लिए अधिक जिम्मेदारी उठानी होगी। इसलिए बहुत सारे देश हैं जो कुछ संधियों पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि हमारा अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर हम अभी से अपने आप को बांध देंगे कुछ संधियों के थ्रू, तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? तो इन सभी संधियों पर हस्ताक्षर करने की ज़्यादा जिम्मेदारी या पर्यावरण को ज़्यादा सेव करने की जिम्मेदारी इस वक्त पे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जितनी भी विकसित राष्ट्र हैं, उनकी बन जाती है। प्रौद्योगिकी में नए हैं ये देश, जितने भी विकासशील देश हैं, ये अभी प्रौद्योगिकी में बहुत नए हैं और इस समय ये चाहते हैं कि इन पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगे। और ये प्रतिबंध वो क्या चाहते हैं कि किस पर लगे? विकासशील देशों पर लगाना चाहते हैं। इसी मांग को पृथ्वी सम्मेलन में मान भी लिया गया और क्या कहा गया कि सांझी किंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत को इसमें स्वीकार किया गया। सांझी मतलब सबका जिम्मेदारी तो साथ में है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां विकासशील देशों की हैं और कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियां जो है विकसित राष्ट्र की हैं, क्योंकि वो विकसित हैं। अगला और अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल। तो वैश्विक स्तर पर आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वैश्विक ताप वृद्धि, है ना। ग्लोबल लेवल पर जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसका मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, जो कि पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी रही है? विकसित राष्ट्रों की। जितने भी औद्योगिक राष्ट्र हैं जो अपने आप को डेवलप कर चुके हैं बहुत एक अच्छे लेवल पर, उन्होंने इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में अपनी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है। और वैश्विक ताप वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए क्या हुआ? 1997 में हुई ये एक क्योटो प्रोटोकॉल, जिसको जापान में किया गया। जापान का के एक राज्य का नाम है क्योटो, इसलिए इसको क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जापान के इस क्योटो नाम के राज्य में हुई थी ये संधि। इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए और इसका लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया कि जितने भी औद्योगिक देश हैं उनको ग्रीन हाउस गैसों का कम इस्तेमाल करना होगा आने वाले टाइम में। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वैश्विक ताप वृद्धि में अपना सहयोग दे चुके हैं, वो आज के टाइम पे ग्रीन हाउस गैसों को कम उत्सर्जित करेंगे, उनका इस्तेमाल कम करेंगे। और इसी क्षेत्र में क्या किया गया कि जितने विकासशील देश हैं जैसे हमारा भारत और चीन, ऐसे विकासशील देशों को इन बाध्यताओं से दूर कर दिया गया। यह सांझी किंतु भिन्न भिन्न जिम्मेदारी के सिद्धांत पर आधारित है और इस पर भारत ने किस वर्ष में हस्ताक्षर किए? 2002 में भारत ने इस पर भी साइन किए। वैश्विक स्तर पर जो ये मसला है पर्यावरण का, उस पर भारत का क्या ओपिनियन है? तो भारत, और क्योंकि एक विकासशील देश है, तो क्योटो प्रोटोकॉल के बंधनों से दूर रखा गया है। क्यों? क्योंकि विकासशील देशों का औद्योगिक विकास उतना नहीं हो सका जितना विकसित देशों का हो पाया है। इसलिए ये कंट्रीज जो है डिजर्व करती है कि इन बाध्यताओं से इनको दूर ही रखा जाए। अगर हम देखें कि सांझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी के सिद्धांत के रूप में ही क्योटो प्रोटोकॉल बनाया गया। इसमें जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उनकी ही जिम्मेदारी होगी कि वो जितना हो सकेगा कम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे और इसलिए विकासशील देशों को इसके लिए एकदम डिजर्विंग कैंडिडेट माना गया है कि इन बाध्यताओं से इनको दूर रखना जाना चाहिए। ऐसा कहा गया था कि 2030 तक जो है भारत अपना कार्बन का उत्सर्जन कर सकता है, लेकिन अगर हम देखें आंकड़ों के हिसाब से तो अभी तक भारत यानी 2000 तक भारत ने
केवल 0.9 टन प्रति व्यक्ति कार्बन का उत्सर्जन किया है, जो कि अनुमान लगाया जाता है कि 2030 तक सिर्फ इतना ही होगा। तो ऐसे क्या पॉइंट्स रहे कि भारत ने कार्बन का इतना कम प्रोडक्शन दुनिया को दिखाया करके। बहुत सारे कार्यक्रम भारत ने चलाए। इसके अंतर्गत आपका पहला आ जाएगा ऑटो फ्यूल पॉलिसी। 2001 में एक अधिनियम पास किया गया, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। 2003 में जो भारत का बिजली अधिनियम है वो पास किया गया, और भारत ने क्या किया, नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको बढ़ावा दिया और प्राकृतिक गैसों और स्वच्छ कोयले का प्रयोग किया। इसके प्रयोग को बल दिया, इसके प्रयोग को बढ़ावा दिया, और ये बहुत ही वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स में से एक रहा। भारत ने 2016 में पेरिस के जलवायु समझौते का अनुमोदन किया और 1997 में पृथ्वी सम्मेलन का पुनरावलोकन किया। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, इसका पुनरावलोकन भारत ने 1997 में किया। भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील देशों को जो है वित्तीय सुविधाएं मुहैया करा सकें। ऐसी बात भारत ने रखी वैश्विक पटल पर, ताकि जो विकसित देश हैं वो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो बाध्यताएं हैं उनको पूरा कर सके। भारत हर टाइम ये बात इंटरनेशनल लेवल पर बोलते रहता है कि जो दक्षेश के जितने भी देश हैं वो इन मुद्दों पर अपनी राय दें, ताकि भारत और दक्षिण एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी बातों का वजन बढ़ सके और वो यूनाइटेड दिखें वर्ल्ड के सामने। वैश्विक स्तर पर जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण से संबंधित मतभेद भी सामने मिलते हैं। जब हम उनके संरक्षण की बात करते हैं तो लोगों में आंदोलन की भावना भी जागृत होती है। तो विश्व के सभी भागों में ऑलमोस्ट सक्रिय आंदोलनकारियों ने वैश्विक चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण पेशकदमियां की, जो कि स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद है। पर्यावरण का जो आंदोलन होता है वो विश्व में एक जीवंत, विविधतापूर्ण और सामाजिक आंदोलन माना जाता है। इसमें लोगों के नए नए विचार जन्म लेते हैं और इन्हें ही हम वैयक्तिक और सामूहिक जीवन में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां प्रदान करते हैं। इसमें सबसे पहला आंदोलन हम पढ़ेंगे वन आंदोलन। तो दक्षिण देशों में जैसे भारत, चिले, मैक्सिको, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, इन सभी कंट्रीज में वन आंदोलनों पर बेहद दबाव दिया गया। पर्यावरण को लेकर 30 सालों से सक्रियता का दौर जारी है और ये आज के टाइम में भी कंटिन्यू रहा है। फिर भी इन देशों में भी जो है वनों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है। अब वनों की कटाई होगी तो कुछ लोग संरक्षण के लिए भी आएंगे, तो जैसे ही संरक्षण की बात होगी तो वहां पर आंदोलन अपने आप ही उठ खड़ा होगा। अगले आंदोलन हो सकते हैं हमारे खनिज और खनन आंदोलन, क्योंकि खनिज जो उद्योग है वो धरती का सबसे शक्तिशाली उद्योग माना जाता है। इसका एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। फिलीपींस में एक ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्र कंपनी थी जिसका नाम था वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन। इसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया। क्यों? कि ऑस्ट्रेलिया में भी, और जो ये क्योंकि ये कंपनी ऑस्ट्रेलिया की थी तो फिलीपींस के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, आंदोलन हुए। क्यों? क्योंकि जो आदिवासी लोग थे उनके मूलभूत अधिकारों की पूर्ति यहाँ पर नहीं हो पा रही थी। अगला आंदोलन है बांधों के विरोध में आंदोलन, बांधों के खिलाफ आंदोलन। तो सबसे पहला बांध विरोधी आंदोलन हमें 1980 में दक्षिण के देशों में देखने को मिला। क्यों हुआ था ये? फ्रैंकलिन नदी और इसके जितने भी परिवर्ती वन हैं इनको बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में ये आंदोलन हुआ। और भारत का सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन कौन सा है? नर्मदा आंदोलन। संसाधनों की भू राजनीति। तो क्या संसाधनों को लेकर भी राष्ट्रों के बीच में जो है युद्ध होते रहते हैं या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है? तो हाँ, बिल्कुल। संसाधनों को लेकर जितने भी हमारे पश्चिमी ताकतें हैं, जितने भी पश्चिमी राष्ट्र हैं, उन्होंने जो है संसाधनों को भी भू राजनीति का और व्यापार संबंधों का, युद्ध का हिस्सा बना दिया है। ताकत से तोला जाने लगा है कि जिसके पास जितने ज्यादा संसाधन होंगे वो राष्ट्र उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। इसके केंद्र में विदेशों में संसाधनों की मौजूदगी रही है, क्योंकि ये कंपटीशन रहा है इन क्षेत्रों में, इन देशों में। इसलिए देखा गया है ज़्यादातर कि संसाधन यहाँ पर ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं और ज़्यादा मिलते हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के समय में भी जितने भी सामरिक संसाधन थे, जैसे तेल,
और तेल की आपूर्ति का महत्व भी यहाँ पे उजागर हुआ। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में हमें यह पता चल गया था कि संसाधनों को लेकर भी वैश्विक स्तर पर युद्ध होते हैं। अगला है कि विश्व राजनीति में पानी की किल्लत या दो देशों के बीच में से किसी एक नदी का जाना और उसका बहाव और उसके पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी दो कंट्रीज के बीच में युद्ध का रीजन बन जाता है। तो विश्व में साफ पानी की बड़ी किल्लत है, अभी किल्लत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आज पानी भी विश्व की राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर सामने आया है। कई देशों के बीच तो साफ पानी के लिए हिंसक झड़प भी हो जाती है और जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इजराइल, सीरिया और जॉर्डन, इनके बीच 1950 से 1960 यानी कि पूरे 10 सालों तक पानी को लेकर संघर्ष चला। जो जॉर्डन और यारमुक जो नदी है, इसके पानी के बहाव को मोड़ने के कारण हुआ, क्योंकि पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कंट्रीज के बीच में, क्योंकि कंट्रीज का ये मानना है कि एक नदी का जो पानी है वो कम्प्लीटली हमारे देश में आना चाहिए ताकि हमारे देश में पानी की अच्छी आपूर्ति हो सके। इसी तरह बहुत से देशों के बीच नदियाँ जो है उसके साझा होना, उसका पानी का डिस्ट्रीब्यूशन संघर्षों का, युद्धों का, तनावों का कारण बना हुआ है आज के टाइम में भी। अगला है हमारा मूलवासी और उनके अधिकार। तो पहले हम यहाँ पर मूलवासियों को समझेंगे कि मूलवासी एक्चुअल में होता क्या है। तो मूलवासियों की परिभाषा है कि ये वे लोग होते हैं जो किसी देश में बहुत टाइम से रहते आ रहे हैं, बहुत समय से वो लोग वहाँ रह रहे हैं। इन लोगों के जो वंशज हैं, जिन पर किसी दूसरे देश के लोगों ने आकर अपना प्रभाव डालने की कोशिश की, लेकिन ये जो मूलवासी होते हैं, जो लोग होते हैं, इन्होंने अपने रीति रिवाजों को, अपनी संस्कृति को छोड़े बगैर उन्हीं मान्यताओं पर चलते गए और उन्हीं मान्यताओं को अपने जीवन का आधार बना लिया। मतलब किसी भी बाहरी इफेक्ट होने के कारण, बाहरी लोगों का इफेक्ट होने के कारण भी इन लोगों ने अपनी मूल जो चीज़ें हैं, अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, इनको छोड़ने की कोशिश नहीं करी। विश्व के सभी भागों में लगभग कितने 30 करोड़ मूलवासी रहते हैं, जिसमें चिली में कितने 10 लाख मूलवासी, फिलीपींस के कॉर्डिलेरा में तकरीबन 20 लाख मूलवासी रहते हैं। उत्तरी अमेरिका में मूलवासियों की संख्या 3,50,000 के करीब है और बांग्लादेश का चट्टगांव का जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे 60 लाख आदिवासी रहते हैं। तो जो हमारे इधर की प्रोनाउंसिएशन है मूलवासियों को लेकर, वो अलग है। अमेरिका और फिलीपींस इस साइड में बोला जाता है मूलवासी, भारत या बांग्लादेश वाले हिस्सों में इनको आदिवासी के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने पढ़ा जैसे कि भारत में जो मूलवासी हैं उनके लिए क्या प्रोनाउंसिएशन होती है, क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अनुसूचित जाति या फिर आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर हम भारत में देखें इनकी जनसंख्या, तो ये भारत की जनसंख्या का 8% है। अन्य आंदोलनों की तरह जो है मूलवासी के भी अपने संघर्ष हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मूलवासी की जनसंख्या है विश्व के सभी देशों में बहुत कम है, जो उनके खुद रेजिडेंट्स हैं, नागरिक हैं। जैसे अगर हम भारत का ही एग्जांपल लें तो सिर्फ 8% यहाँ पर मूलवासी या अनुसूचित जाति या आदिवासी रहते हैं। तो इनके बहुत बड़े लेवल पर चांस है कि अधिकारों का जो है हनन होता ही होगा और इनको बराबरी का जो अधिकार है ऑब्वियसली मिलना चाहिए और इन अधिकारों को पाने के लिए ही ये अपनी आवाज़ उठाते हैं। मूलवासियों को राजनीतिक मंच प्रदान करने के लिए 1975 में किसका गठन किया गया? वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो वो इस तरह से बनेगा कि किस वर्ष में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ, या फिर 1975 में मूलवासियों के लिए किस तरह का मंच प्रदान किया गया, उसका नाम बताइए। तो आप आंसर करेंगे वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल। फ्रेंड्स, अगर इसी तरह के नोट्स और चैप्टर वाइज नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिट कर भी प्राप्त कर सकते हैं और इस वीडियो के थ्रू भी आप हमारे नोट्स पढ़ सकते हैं। इसी तरह की इम्पोर्टेंट जानकारियों के लिए हमारे चैनल परीक्षा पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।